नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज कुछ किस्सों से शुरुआत, फिल्मी किस्सों से। एक किस्सा गुरुदत्त और देवानंद के बीच का, दूसरा किस्सा गुरुदत्त और दिलीप कुमार के बीच का। पहला किस्सा ये है, देवानंद और गुरुदत्त के बीच की पहली मुलाकात का मामला है। दोनों एक स्टूडियो में पहली बार मिले और जब वो मिले तो उन्होंने हैरानी से पाया कि वो एक दूसरे की कमीज पहने हुए थे। यानी गुरुदत्त ने देवानंद की कमीज पहन रखी थी और देवानंद ने गुरुदत्त की कमीज पहन रखी थी। ये चूक असल में इसलिए हुई कि जिस स्टूडियो में दोनों काम करते थे उसके धोबी ने कपड़े इधर उधर कर दिए थे। यहां से जो दोस्ती शुरू हुई वो काफी आगे तक गई, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दूसरा किस्सा सुन लीजिए। प्यासा जो बड़ी मशहूर फिल्म है गुरुदत्त की, उसमें पहले दिलीप कुमार को काम करना था। दिलीप कुमार ने बाद के दिनों में अफसोस जताया कि उनके जीवन की एक बड़ी मायूसी ये है कि उन्होंने प्यासा में भूमिका अदा नहीं की। कहते हैं कि प्यासा के सेट पे उनका इंतजार होता रहा। 3 घंटे गुजर गए, वो नहीं आए। तब गुरुदत्त की मां ने कहा कि तू खुद ये भूमिका कर ले, और फिर गुरुदत्त ने भूमिका की। ये सारी कहानियां मुझे अचानक क्यों याद आ रही हैं? क्योंकि आज मैं एक किताब लेकर आया हूं। ये किताब है दास्तान ए गुरुदत्त, जिसके लेखक हैं महमूद फारूकी। महमूद फारूकी को आप जानते होंगे। उन्होंने पिछले 20 वर्षों में दास्तान गोई नाम की लगभग गुम हो चुकी विधा को एक जैसे नया जीवन दिया है। अचानक दास्तान कहने वाले तमाम शहरों में कई लोग इकट्ठा हो गए हैं, वो दास्तानें कह रहे हैं। तो इसका सेहरा जाता है तो सीधे सीधे महमूद फारूकी के सिर जाता है। 100 साल पुरानी विधा थी और उन्होंने कई नायाब दास्तानें लिखी। मुझे याद है कि शायद करीब 10 साल पहले मैंने उनकी लिखी दास्तान चौबोली सुनी थी तो हैरान रह गया था। उसके पहले मुझे लगता था कि ठीक है, कहानियां हम पढ़ लेते हैं, दास्तान सुनने का क्या मतलब है। लेकिन मैंने पाया कि दास्तान सुनना भी एक अनुभव है। कहानियों को एक नई निगाह से देखना, उनमें दुनिया भर के संदर्भों को डाल देने का जो अलग काम करते रहे महमूद फारूकी, उनको उनका उनको एंजॉय करना, ये सारा उन दास्तानों की मार्फत हुआ। और आने वाले वर्षों में महमूद ने कमाल की दास्तानें कई तैयार की। लगभग नामुमकिन लगते विषयों पे उनकी दास्तानें जो मैंने देखी, जिन पे मैंने लिखा। दास्ताने कर्ण, दास्ताने रजा, सैयद हैदर रजा पे उनकी दास्तान थी। दास्ताने रेत समाधि जैसे मुश्किल माने जाने वाले गीतांजलि श्री के उपन्यास पे, जिसको बुकर मिला था, उसको भी उन्होंने दास्तान में बदला और बड़े करीने से पेश किया। बहरहाल, दास्तान गुरुदत्त भी असल में उनकी दास्तान ही थी। वो लेकिन इतनी लंबी होती चली गई, उसमें इस कदर डूबते चले गए कि इतनी बड़ी दास्तान तैयार हुई कि वो सारी रात उसको सुनाते रह जाएं और खत्म न हो। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि उसका एक छोटा सा वर्जन तैयार किया, करीब 2.5 घंटे का था तब भी वो, और उसको भी सुनाया और लोग उसमें मंत्रमुग्ध बैठे रहे। अब वो जो बड़ा उनकी दास्तान तैयार थी, उसको किताब के रूप में राजकमल ने छापा है। और ये सिर्फ, जैसा शुरू की 2 कहानियों से आपको लग रहा होगा, देवानंद और दिलीप कुमार की कहानियों से गुरुदत्त से जुड़ी, कि ये इन कहानियों की कोई दिलचस्प किताब होगी, तो ऐसा नहीं है। ये असल में जिंदगी और कला, और जिंदगी और मौत, और गम और खुशी, शोहरत और उदासी के बीच की जो विडंबना, जिसको आयरनी कहते हैं, जो जिंदगी को अपने ढंग से चलाती है, उसकी एक मुकम्मल किताब है। ये सिनेमा के बारे में बताती है, गुरुदत्त के बारे में बताती है, इतने ब्यौरे में बताती है कि हैरान हम हो जाते हैं। सच तो यह है कि महमूद फारूकी बड़ी मेहनत से काम करते हैं। तमाम संदर्भ अलग अलग किताबों से उन्होंने जुटाए, उनको एक जगह इकट्ठा किया, उनको एक तरतीब दी।
और उसके बाद जो चीज तैयार की, मुझे मीर का एक शेर याद आया, आलम आईना है जिसका वो मुसव्विर बेमिसल, हाय क्या सूरतें पर्दे में बनाता है मियाँ। इस शेर का अर्थ कुछ और है, ये खुदा के बारे में है, लेकिन कलाकार भी खुदा से कम नहीं होता है। और महमूद ने जितने ध्यान से, जितना मन लगाकर इस अफसाने को, इस दास्तान को अंजाम दिया है, इसको एक कंप्लीटनेस दी है, वो कमाल की है। गुरुदत्त के जिंदगी के बारे में, उनके फिल्मों के बारे में, मतलब वो बिल्कुल शुरू से, जो मैंने कहा था कि एक कहानी आपकी और बताऊंगा, तो गुरुदत्त और देवानंद के बीच जब दोस्ती शुरू हुई तो दोनों के बीच एक वादा भी हुआ, अगर गुरुदत्त निर्देशक के रूप में कामयाब होंगे या शुरुआत करेंगे तो अपनी पहली फिल्म में देवानंद को हीरो बनाएंगे। और देवानंद ने वादा किया कि अगर वो उनको फिल्म बनाने का मौका मिला तो गुरुदत्त को निर्देशक बनाएंगे। तो ये बाजी, बाजी नाम की फिल्म से लगी, जो देवानंद ने गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में सौंपी। इसके बाद गुरुदत्त ने एक के बाद एक कई फिल्में की, बाजी की, जाल की, सीआईडी, सीआईडी के निर्देशक वो नहीं थे, सीआईडी शायद उन्होंने बनाई थी, बाज की, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, सैलाब, ये वो फिल्में थी जो शायद हिंदी सिनेमा के मिजाज को बदल रही थी, ये हीरो को बदल रही थी। तब के हीरो बड़े चॉकलेटी या बड़े सिर्फ अच्छे गुणों वाले लोग होते थे, बड़े सफेद चेहरे वाले। लेकिन गुरुदत्त ने कहा कि जिंदगी ऐसी नहीं होती है। उन्होंने बिल्कुल अंधेरे से, असल में उनकी फिल्मों को देखिए तो उसमें रोशनी और छाया का, अंधेरे और उजाले का एक कमाल का खेल शामिल रहता है। अचानक उजाला एक मतलब देता है, अचानक अंधेरा उसको कुछ और कर देता है, एक छाया सी चली आती है, रोशनी उसको कुछ और बना देती है। जो फिल्मों में गुरुदत्त कर रहे थे वही जिंदगी में उनके साथ हो रहा था। उनकी जिंदगी जितने उजाले से खनकती थी, जितने उजाले में दमकती थी, उतनी ही अंधेरे में डूबती जा रही थी। उस पर भी आऊंगा। लेकिन उनकी फिल्मों की बात, तो जो फिल्में थी उन्होंने, उसमें एक तरह का इंटरनेशनल टच था, हॉलीवुड का टच था, लेकिन बहुत साफ ढंग से जो लोकल एलिमेंट था, जो मुंबईया अंदाज था, वो भी उसमें शामिल था। और जो परंपरा हिंदी सिनेमा की रही, गीत संगीत की, लोक कला की रही, उन सबको समेटते हुए अपने सिनेमा का ग्रामर उन्होंने बनाया। और इन फिल्मों में स्याह और सफेद के बीच उनके किरदार, उनके हीरो आते रहे। इसके बाद की उनकी 3 फिल्में, प्यासा, कागज के फूल और साहब बीवी और गुलाम, साहब बीवी और गुलाम का निर्देशन भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये तीनों क्लासिक मानी जाती हैं, दुनिया के महान सिनेमा में इनकी गिनती होती है। लेकिन ये तीनों फिल्में जो निजी जिंदगी में गुरुदत्त की घट रहा था, जो ट्रेजिडी उनको लगातार लील रही थी, कहीं उसका आईना भी थी। जिंदगी और सिनेमा के बीच का, कला की भव्यता और जिंदगी के बीच के का जो अफसाना उदासी के बीच का था, गुरुदत्त उसको रच रहे थे। इन सबको महमूद फारूकी ने बड़े करीने से लिखा है, बड़ी तबीयत से दर्ज किया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ गुरुदत्त की निजी जिंदगी की त्रासदी की कहानी नहीं है, ये असल में उस दौर के बदलते हुए हिंदी सिनेमा की, उस जमाने की भी कहानी है जिसमें सिनेमा बन रहा था। वो याद करते हैं महमूद कि वो आज़ादी के आसपास का दौर था और बहुत सारे लोग बेघर बेसहारा, अपने अपने घरों से लाखों लोग उस बंटवारे में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते रहे, और बहुत सारे लोगों के बीच बेशुमार पैसा चला आया, ऐसा अनाप शनाप पैसा जिसने स्टूडियो के सिस्टम को यहाँ के तोड़ा, जिसने स्टार सिस्टम पैदा किया। लोग फ्रीलांसिंग कर रहे थे, लोग अपने ढंग से अपनी फिल्में चुन रहे थे। इनके बीच एक सांस्कृतिक पदचाप भी थी जो इप्टा के बैनर तले आए, इकट्ठा हुए, जुटे और देश भर से जोड़े जा रहे कलाकारों ने पैदा की थी। इप्टा
एक सांस्कृतिक गूंज का नाम था, जो सिनेमा में तो अपने सबसे खूबसूरत ढंग से प्रकट हुआ। और वो याद करते हैं बलराज साहनी को, विमल राय उनको याद आते हैं, केसी बरुआ, इप्टा सिंह का वास्ता हो ना हो, लेकिन तमाम लोग केसी बरुआ, और कई फिल्मकार उनको याद आते हैं। वो पूरा दौर याद आता है। कुंदन लाल सहगल कैसे बने, कैसे उन्होंने शुरुआत की, पहला दिन उनका कैसा था। तो बड़ी दिलचस्प लेकिन बड़े ब्यौरे से, बड़ी तफसील से तैयार की गई इस किताब में सिनेमा का एक छोटा सा इतिहास आपको उस दौर का मिल जाएगा। ये भी पता चलेगा कि गुरुदत्त ने आने वाले दौर को कितनी बड़ी नेमत सौंपी, कितनी आधी अधूरी फिल्में, कितने आधे अधूरे ख्याल, और कैमरे को कविता में बदलने का एक अंदाज जो बाद में आसानी से दोहराया नहीं जा सका। तो ये सब गुरुदत्त करते रहे, लेकिन गुरुदत्त के साथ जिंदगी जो करती रही उसको भी दर्ज किया इस किताब में महमूद ने। और ये उनकी जाती जिंदगी का मामला है, गीता दत्त से उनकी शादी का। ये एक तरह से बेमेल शादी थी, ये एक इशारा है। और ये इशारा भी कि गुरुदत्त ऐसी शख्सियत नहीं थे, वो अपने काम में डूबे रहने वाली ऐसी शख्सियत थे जिनको शादी शायद नहीं करनी चाहिए थी। वो गीता दत्त एक अलग तरह की शख्सियत थी। वो कमाल की खनक वाली गायिका थी। एक ऐसा समय था जब लगता था कि वो लता मंगेशकर और आशा भोसले को टक्कर दे रही हैं। लेकिन दोनों के जिंदगी में जो कशमकश पैदा हुई, जो कड़वाहट पैदा हुई, उसने दोनों को तोड़ा। गुरुदत्त को भी, गीता दत्त को भी। दोनों शराब के नशे में डूबते चले गए। दोनों जैसे अपनी कला के आखिरी दौर में आते आते थक गए, निचुड़ से गए। जिंदगी ने उनसे उनकी कामयाबी की, उनकी हसरतों की बहुत बड़ी कीमत वसूल की। महमूद फारूकी ने इस बात को बड़े करीने से इस किताब में दर्ज किया है। और इसको पढ़ते हुए जो ख्याल मुझे आया कि जिंदगी तो जो जी महमूद गुरुदत्त ने, वो बिल्कुल मीर के दीवान जैसी थी, दर्द से भरी। हमको शायर ने कहो मीर की साहिब, मैंने इतने दर्द इतने किए जम्मा की दीवान किया। लेकिन मौत जो उनकी आई वो गालिब के मिसरे की तरह आई। हो चुकी बालिग, हो चुकी, अब मैं फिर वो शेर मिस कर रहा हूँ, हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, अब एक मर्गे नागहानी और है। यानी सब कुछ हो गया, सारी बलाएं कर डाली, सारे खेल कर डाले, और अब अनायास आ जाने वाली मौत एक अलग चीज है, बस उसी का इंतजार है। और वो एक आधी रात थी। उस रात गुरुदत्त सबको पुकारते रहे, सबको फोन मिलाते रहे, लेकिन वो ऐसी अकेली, ऐसी तन्हा, ऐसी जालिम रात थी, कोई नहीं आया। गुरुदत्त के पास शराब थी, स्लीपिंग पिल्स थे, उन्होंने दोनों को मिलाया, जानबूझकर या अनजाने में, ये आज तक राज है। लेकिन उसके बाद सुबह उनका दरवाजा तोड़ने की नौबत आई, और भीतर गुरुदत्त जा चुके थे। उनकी देह पड़ी हुई थी, उनकी कई मुलाकातें पड़ी हुई थी, उनकी कई फिल्में पड़ी हुई थी। जब इस किताब पे चर्चा हो रही थी, मैंने कहा था कि ये महमूद जैसे गुरुदत्त जैसे हो जाते हैं, ये अच्छा है या नहीं पता नहीं। इसको लेकर जावरी मल्ल पारख ने एक बड़ी सटीक टिप्पणी की कि जिस तरह गुरुदत्त को देखा है महमूद फारूकी ने, वो गुरुदत्त जैसा हो जाने से संभव नहीं है, उनसे दूरी बरतने से, दूरी से उनको देखने से संभव है। ये बात मुझे ठीक लगी, लेकिन इसके साथ ये ख्याल आया कि दूरी तो तब बरती जा सकती है जब पहले आप करीब आए, वरना दो लोग अपनी अपनी जगहों पे खड़े हैं, दो कोण पे, दो बिंदुओं पे खड़े हैं, वो दूर या पास कुछ नहीं है। पहले आप पास आते हैं, डूबते हैं, फिर डूब के बाहर आते हैं। ये इसके लिए जरूरी नहीं कि आप दूसरों की जिंदगी में जाएं। हम तमाम लोग अपने जिंदगियों से बाहर आकर
सोचते हैं कि काश इसको ऐसे न जिया होता, काश इसको ऐसे न किया होता। तो कुछ उस तरह से देखना, बिल्कुल जुड़ जाना, उतर जाना, फिर बाहर आ जाना और तटस्थ होकर देखना, इन सब को, इस पूरी विडंबना को जो गुरुदत्त की जिंदगी और गुरुदत्त का सिनेमा मिलाकर बनती रही, उसको महमूद ने बड़े करीने से आकार दिया है, अंजाम दिया है। इस किताब को पढ़ना, एक पूरे दौर को देखना, गुरुदत्त के जुनून को समझना और उस कविता को पहचानना है जो शायद जिंदगी की बाजी को दांव पे लगा के ही हासिल होती है। शुक्रिया।